नमस्ते, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 इक्विलिब्रियम। हिंदी में बोला जाता है इसको साम्य। 3 तरह के इक्विलिब्रियम की स्टडी हम इसमें करेंगे। फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। इंट्रोडक्शन। When a liquid evaporates in a closed container, molecules with relatively higher kinetic energy escape the liquid surface into the vapor phase, strike the liquid surface and are retained in the liquid phase. It gives rise to constant vapor pressure because of an equilibrium in which the number of molecules leaving the liquid equal to the number returning to the liquid from the vapor. We say that the system has reached an equilibrium state. ध्यान देना, वेपर जो बनती है उसकी वजह से जो सरफेस के ऊपर प्रेशर लगता है तो वो क्लोज कंटेनर के अंदर कांस्टेंट हो जाता है। जबकि इक्विलिब्रियम की स्टार्टिंग होती है उस समय क्या होता है कि जो लिक्विड होती है वो वेपर के अंदर कन्वर्ट होती है और वेपर वापस से कंडेंस होना शुरू हो जाती है। तो जो वेपर बनती है स्टार्टिंग में उसकी क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ती जाती है, तो जो सरफेस है उसके ऊपर प्रेशर भी बढ़ता जाता है। तो एक कंडीशन ऐसी आती है जब वो प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है तो हम बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम स्टेट यहाँ पर इस्टेब्लिश हो गई है। लेकिन इसकी नेचर डायनेमिक होती है, ना कि स्टैटिक होती है। डायनेमिक का मतलब क्या है, अगर प्रेशर इंक्रीज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वेपर बनना बंद हो गई। यहाँ एक्चुअल में हो ये रहा है कि पर्टिकुलर किसी मोमेंट पर जितनी वेपर बनती है उस टाइम पर उतनी ही वेपर कंडेंस होकर के लिक्विड स्टेट में भी कन्वर्ट हो रही है, इसीलिए ये इक्विलिब्रियम स्टेट डायनेमिक नेचर की होती है। द मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम मिक्सचर। द स्टेज वेयर there is no change in the concentration is called dynamic equilibrium। मैंने अभी बताया आपको डायनेमिक मतलब जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है उस मोमेंट पर उतना ही प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट भी बन रहा है। लगता ऐसा है कि अब कंसंट्रेशन में चेंज नहीं हो रहा है तो किसी तरह की कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। अब इसके भी प्रूफ्स हैं जो हम आगे आने वाले कुछ एक्सपेरिमेंट्स के अंदर देखेंगे। फिर नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग आयंस आर कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम। अब इसमें फर्स्ट कैटेगरी देखते हैं, इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस। फिजिकल प्रोसेस क्या होते हैं आपको पता है, मतलब जो सब्सटेंसेस हैं उनकी आइडेंटिटी में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, जैसे आइस ले लीजिए, तो आइस का फॉर्मूला H2O है। अगर आप उसको हीट करोगे तो वाटर बनेगा, उसका भी फॉर्मूला H2O है। और ज़्यादा आपने हीट किया वेपर बनेगी या स्टीम बनेगी, उसका भी फॉर्मूला H2O है, यानी उसकी आइडेंटिटी एज इट इज़ है। लेकिन फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा है तो वो फिजिकल प्रोसेस होगा। द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम इज द फेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस। अब देखिए इसमें नीचे दिया हुआ है, सॉलिड और लिक्विड इसका आपस में कन्वर्जन हो, उसका इक्विलिब्रियम। जैसे थर्मस के अंदर आपने थोड़ा सा आइस ले लिया और थर्मस को बंद कर दिया तो अंदर थोड़ा आइस मेल्ट होकर के थोड़ा पानी बनाएगा, लेकिन उसके बाद में वो स्टेब्लिश हो जाएगा। इस्टेब्लिश हो जाएगा मतलब क्वांटिटी आइस की और वाटर की अब कांस्टेंट हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, अभी भी कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी जितनी आइस की क्वांटिटी लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है उस मोमेंट पर उतना ही वाटर वापस आइस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ऐसा का ऐसा आप देखोगे लिक्विड और गैस का वेपोराइजेशन का जो प्रोसेस होता है या इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है उसके अंदर भी यही वाली बात है। फिर सॉलिड और गैस वाला भी आप देखिए, इसके अंदर भी सेम है, सब्लिमेशन बोलते हैं हम, और इसका जो उल्टा प्रोसेस है उसको भी सब्लिमेशन ही बोला जाता है, यानी सॉलिड से गैस और सॉलिड। हालांकि गैस टू सॉलिड वाले को डिपोजिशन भी हम बोलते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम। देखिए यहाँ एक रिएक्शन आप सोचिए कि N2O4 का कन्वर्जन हो रहा है
NO2 के अंदर, ध्यान देना अगर बैलेंस रिएक्शन आप लिखेंगे तो N2O4 गिविंग 2NO2, ये वाली रिएक्शन है। अब इसको हम ग्राफ की हेल्प से देखें तो रिएक्टेंट के अंदर क्या है, N2O4। अब ये जो ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस पर टाइम लिया हुआ है, हालांकि नीचे छुपा हुआ है वो दिख नहीं रहा है, लेकिन ये टाइम है। और वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं रेट, रिएक्शन की रेट। अब क्या होता है, जो ज़ीरो वाला सेकंड है यानी जिस मोमेंट पर रिएक्शन स्टार्ट हो रही है उस मोमेंट पर N2O4 की क्वांटिटी मैक्सिमम है। उसके बाद में जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, इसकी क्वांटिटी कम होने लग जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये ग्राफ आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो टाइम है इसके करस्पॉन्डिंग ये जो ग्राफ है अब टाइम के पैरेलल हो जाता है। दूसरी तरफ आप देखिए, उसी मोमेंट पर यानी 0 सेकंड पर जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो NO2 बनना स्टार्ट होता है। तो शुरू में उसकी क्वांटिटी कम होती है और उसके बाद में धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ने लग जाती है। तो यहाँ पर हम रेट भी ले सकते हैं और कॉन्सेंट्रेशन भी ले सकते हैं। बात वही है, रेट और कॉन्सेंट्रेशन। रेट मीन्स यूनिट टाइम के अंदर कंसंट्रेशन कितने डिक्रीज या इंक्रीज हो रही है या पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं कि यहाँ ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये वाली लाइन, इसका मतलब यहाँ अगर इसके रेस्पेक्ट में देखोगे तो N2O4 और NO2 इन दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कंसंट्रेशन लेते हैं तो, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि जो N2O4 है वो डिक्रीज होकर के इतना हो जाए और जो NO2 है वो इंक्रीज होकर के इतना हो जाए, ये भी पॉसिबल है। इसका और दूसरा एक और फॉर्म देखें, ये भी पॉसिबिलिटी है कि N2O4 की कंसंट्रेशन ऐसी हो और NO2 की कंसंट्रेशन इस तरह की हो। तो ये अलग अलग तरह के ग्राफ पॉसिबल हैं। फिर आगे ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, देखिए। As a system approaches equilibrium, both the forward and reverse reactions are occurring। यानी जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया तो N2O4 वो NO2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और उस मोमेंट पर उतना ही जो NO2 है वो वापस N2O4 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो दोनों तरफ की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहती है, क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो क्या होता है, N2O4 के डिकम्पोज होने की रेट ज़्यादा होती है और NO2 के बनने की रेट भी ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है दोनों तरफ की जो डायरेक्शन है वो कम होती जाती है। लेकिन ध्यान देना, स्टार्टिंग में N2O4 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और NO2 की कंसंट्रेशन कम है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा N2O4 की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और NO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी। एक मोमेंट ऐसा आएगा जब दोनों तरफ की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोनों तरफ की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी, नहीं, ये तो बहुत रेयर केस में पॉसिबल हो पाता है, लेकिन कांस्टेंट यानी जितनी क्वांटिटी N2O4 की है वो अब उतनी ही रहेगी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के बाद में, और उसी मोमेंट पर NO2 की जो क्वांटिटी है वो भी उतनी ही रहेगी। फिर नेक्स्ट, एट इक्विलिब्रियम द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस आर प्रोसीडिंग एट द सेम रेट। ठीक है, दोनों तरफ की जो डायरेक्शन है यानी फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन की जो रिएक्शंस हैं वो सेम स्पीड से होगी। तो आप लोग ये ध्यान रखना कि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो ये प्रोडक्ट बना, तो प्रोडक्ट से भी वापस रिएक्टेंट बनता है। तो स्टार्टिंग में जो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है और जो रिवर्स डायरेक्शन की रेट है उसकी स्पीड या रेट कम होती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो फॉरवर्ड एक टाइम ऐसा आएगा जब रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों की डायरेक्शन या दोनों की जो रेट है वो सेम हो जाती है। देखिए, इससे पहले वाला जो ग्राफ आप लोगों ने देखा था
वो टाइम और रेट का था, ये वाला जो ग्राफ है वो टाइम और कंसंट्रेशन का है। Once equilibrium is achieved, the amount of each reactant and product remains constant. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। Here NO2 and N2O4 has reached equilibrium. तो मैंने आपको बताया कि अगर आप इसमें देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जो N2O4 है उसकी कंसंट्रेशन यहाँ इस मोमेंट से आगे बढ़ने के बाद में कंसंट्रेशन N2O4 की कम हो गई, हालांकि शुरू से कम होती जा रही है, लेकिन जो NO2 है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है। अब ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है, तो इस टाइम के करस्पॉन्डिंग आप देखोगे आगे की तरफ NO2 और N2O4 दोनों ही टाइम के पैरेलल है, मतलब अब इनकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रही, तो हम बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। Depicting equilibrium. In a system at equilibrium, both the forward and reverse reactions are being carried out. As a result, we write its equilibrium with a double arrow. Sorry, this equation with a double arrow. अब इसके अंदर ये जो रिएक्शन लिखी हुई है, दोनों साइड का जो ये साइन दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये डबल एरो है, यानी जो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन को शो कर रहा है। हालांकि इसमें जो ऊपर वाला है वो रिवर्स का शो कर रहा है, नीचे वाला है वो फॉरवर्ड को शो कर रहा है। ठीक है, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मेरा सजेशन है कि आप लोग साथ साथ में जो NCERT वाली बुक है उसको भी पढ़ते रहिए, और देखिए सिलेबस को ध्यान में रखना। जो पार्ट हमारा रिमूव हो चुका है, हालांकि कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जिनको मैं साथ में ले रहा हूँ, उसका रीज़न है क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जब तक हम वो पॉइंट नहीं पढ़ेंगे, पहला पॉइंट, तब तक हमको नेक्स्ट पॉइंट समझ में नहीं आ पाता है। तो सिलेबस, हालांकि जो एक कंपटीशन एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करना है, ताकि अच्छा ये ध्यान में होना चाहिए कि 11th क्लास का 60% और 12th का 40% आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। तो भले ही 11th क्लास नॉन बोर्ड है, लेकिन इसको लाइटली नहीं लेना है। तो आप लोग नोट्स बना करके मुझे सेंड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।